रहें बाखबर। एक क्लिक और न्यूज वर्ल्ड आपके मोबाइल पर। प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप डाउनलोड करें। डिजियाना मीडिया ग्रुप। नमस्कार। आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अविभाजित मध्य प्रदेश हो, कई मंत्री पद, छत्तीसगढ़ बनने के बाद मंत्री पद, सत्ता में नहीं तो भी नेता प्रतिपक्ष। जी हां, हम बात कर रहे हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की। इसके साथ साथ जल संसाधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कई अन्य विभाग मंत्री जी के पास हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे सरकार के 2 साल पूरे होने पे। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मंत्री जी, सबसे पहले तो सवाल वही कि 2 साल पूरे किए हैं सरकार ने, और खासकर आपके जो विभाग हैं उन वादों को लेके कांग्रेस उतरी और सत्ता में आई, और 2 साल गुजर चुके हैं। उन उपलब्धियां, उन अचीवमेंट्स के बारे में कुछ। 2 बातें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां तो सभी विभागों में है और अनेकानेक है, लेकिन जो प्रमुख रूप से आप मेरे विभाग का प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर तो दूंगा। पहली बार भूपेश जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और काम करना शुरू किया, तब लोगों को लगा कि 20 साल बाद ये उनका अपना छत्तीसगढ़ बना है। उनको अपने विरासत, उनको अपनी संस्कृति, उनको अपनी पहचान अब लगने लगा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं और ये छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी वो हमारी अपनी सरकार है। और सबसे पहले यही सबसे बड़े जो छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की हम बात करते हैं, उसको कायम करने में माननीय मुख्यमंत्री जी सफल हुए। जहां तक मेरे विभाग का प्रश्न है, चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय भूपेश बघेल जी पूरा प्रदेश का भ्रमण किए थे। जनता से उन्होंने लगातार रूबरू हुए। किसानों से उन्होंने 2 बड़े वायदे किए थे कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे। लोगों को भरोसा नहीं था, क्योंकि 2100 रुपये देने का वायदा करके डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल हुकूमत किए, लेकिन मुकर गए। किसानों को उन्होंने नहीं दिया था, तो लोगों को थोड़ा कम भरोसा था कि वोट के लिए थोड़ी ना कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा वायदा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। और सौभाग्य से स्टेडियम में शपथ ग्रहण किए मुख्यमंत्री जी, और सीधा सबसे पहले जब मंत्रालय गए तो जिस नोट शीट में उन्होंने पहला हस्ताक्षर किया, और छत्तीसगढ़ के किसानों को उससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता। 10,000 करोड़ की कर्जा माफी, 1,500 करोड़ का डिफॉल्ट लोन, जो कालातीत ऋण था उसको भी सिंगल टाइम सेटलमेंट करके माफी किया गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा जो काम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने किया। और दूसरा जो सर्वाधिक चर्चित काम है वो 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत। आप देखेंगे पड़ोस में हमारा राज्य है झारखंड, 900 रुपये क्विंटल में बिकता है। बिहार में 1000 रुपया क्विंटल में बिकता है। और दिल्ली ने अभी जो 3 कानून बनाए उसमें पंजाब और हरियाणा के किसान भी चिंतित हैं कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशी में हैं, उनकी प्रसन्नता है कि उनको अपना नेता, जिसके ऊपर उनका सबसे बड़ा विश्वास है, भूपेश है, तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपया क्विंटल पहले साल भी हमने दिया। 20,000 करोड़ की धान खरीदी पहले साल हमने किया। पिछले साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना को मिलाकर के 21,000 करोड़ किसानों के खातों में हमने हस्तांतरण किया। और इस वर्ष हम 23,000 करोड़ का धान खरीदने जा रहे हैं, 90 लाख मीट्रिक टन। तो छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और धान का कटोरा कहलाने वाला ये छत्तीसगढ़, धान से ही यहाँ के राजनीतिक रास्ते तय होते हैं, विकास का पैमाना तय होता है, समृद्धि के द्वार खुलते हैं। और सौभाग्य से ये तीनों काम करने का श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन की आपने बात करी। इसको लेकर कल एक सरकार का अहम फैसला आया है कि जो यूज्ड बारदाने हैं किसानों से वो भी खरीदेगी सरकार। ये फैसला क्यों लेना पड़ा? हमने धान खरीदी के पहले जूट कमिश्नर से आग्रह किया, क्योंकि बारदाने की सप्लाई उनके माध्यम से होती है। हमें मालूम है कोविड के चलते जूट के कारखाने बंद रहे, लेकिन अब प्रारंभ हो गए हैं। हमने कहा 4.5 लाख गठान बारदाने की हमको जरूरत है। केंद्र सरकार के जूट कमिश्नर ने हमको बारदाना लगभग सप्लाई करने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उनकी असमर्थता हम देख रहे हैं।
हम अपने किसानों का धान खरीदेंगे। हमने पहले निर्णय लिया कि हम राइस मिलर से पुराने बारदाना खरीदेंगे, हमने खरीदा। हमने निर्णय लिया कि पीडीएस के दुकानों के पुराने बारदाने हम खरीदेंगे, हमने लिया। उसके बाद भी अब जरूरत पड़ रही है तो हमने स्पष्ट आदेश जारी किया हुआ है, हमारे किसान के पास भी अगर पुराने बारदाने हैं तो हम उसमें धान खरीदी करेंगे। आशा ये है कि हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के किसानों के साथ है। परिस्थितियां चाहे जो भी निर्मित हो, हम किसानों का धान खरीदेंगे, इसलिए हमको ये निर्णय लेना पड़ा, ये आदेश जारी करना पड़ा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आप बात कर रहे थे, कल ही केंद्र ने इसकी डिटेल्स मंगाई हैं। कैसा मानते हैं, शुभ संकेत है? इस फार्मूले को केंद्र अपनाएगी या कुछ और पहलू देखते हैं इसका? इसके पहले भी इस योजना की जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आधिकारिक तौर पे मंगाई जाती रही है। तब उनकी पत्र का हम लोग उत्तर देते थे। केंद्र का कहना था कि दिल्ली ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया है, पिछले साल 1815 था, इस साल 1868 रुपया। उनका कहना था कि सारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसानों को 1 रुपया भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कोई राज्य देता है तो उनका कहना था एफसीआई आपका चावल नहीं लेगी। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसीलिए बनाई कि हम आपका 1868 रुपया देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन हम इनपुट सपोर्ट के नाम से अपने किसानों की मदद करेंगे। तो पहले जानकारियां मंगाई जाती थी तो हमें लगता था कि शायद हम किसानों को जो देने जा रहे हैं उसके बारे में उनको विरोध हो सकता है, हमारी चावल को खरीदने के बारे में उनका प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन अभी जब सारे देश के अन्नदाता आंदोलनरत हैं, दिल्ली घिरा हुआ है, किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ड्राफ्ट मंगाना, जानकारी प्राप्त करना, तो हमें तो लगता है किसी प्रकार किसी योजना के बारे में केंद्र सरकार विचार विमर्श कर रही है। आदरणीय भाई नरेंद्र सिंह जी तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे परम मित्र हैं, हमने उनसे भी आग्रह किया है कि केंद्र में भी किसानों के लिए ऐसी कोई योजना लागू किया जाए। अभी थोड़े दिन पहले कोविड के चलते 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने जारी किया, लेकिन दुर्भाग्य किसानों को 1 रुपया नहीं मिला। तो ये योजना अगर इस तरीके से कोई केंद्र सरकार लागू करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को इससे लाभ होगा। पिछली सरकार जब थी, भाजपा शासनकाल में दावा किया गया था सिंचित क्षेत्र उन्होंने 10% बढ़ाया। पिछले 2 सालों में सिंचित क्षेत्र की जानकारी आप बताना चाहेंगे कितना? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दावे खोखले थे। छत्तीसगढ़ में भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो अंग्रेजी हुकूमत के समय जो खारंग बना, जो मनियारी बना, जो खुटा घाट बना, जो तांदुला बना, जो माड़ाम सिल्ली बना, वही सिंचाई परियोजनाएं आज तक संचालित हैं। आदरणीय श्याम भैया के जमाने में हसदेव बांगो का निर्माण हुआ, मिनी माता डैम का, और रविशंकर परियोजना के रूप में गंगरेल बनाया गया। उसके बाद 15 साल किसी भी बड़ी परियोजना के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा तक नहीं। जो बड़ी परियोजनाओं का स्थान था उसमें छोटे छोटे बराज बना दिए गए, और मैं समझता हूं कि जगह को खराब भी किया गया। थोड़ी बहुत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, लेकिन 10% से मुश्किल से 10 लाख हेक्टेयर से 12 लाख हेक्टेयर करने में वो सफलता प्राप्त किए थे। हम केवल 2 सालों में इसको काफी आगे बढ़ाए हुए हैं, और हमने जैसा आपसे कहा सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं हमने हाथ में लिया है। बजट में हमने स्वीकृति दी है। बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना डीपीआर बनने का काम केंद्रीय जो सीडब्ल्यूसी है, वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, उससे हम लोगों को प्री फिजिबिलिटी मिल गया है। डीपीआर बनाने का काम हमारा चल रहा है। 3 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी दक्षिण बस्तर के। हम पैरी बनाने जा रहे हैं, हम शेखरपुरा बनाने जा रहे हैं, हम डांडपानी बनाने जा रहे हैं, हम अरपा के ऊपर छपरा टोला बनाने जा रहे हैं, हम अरिहन के पानी को खारंग में लाने जा रहे हैं, हम मोंगरा बराज के शिवनाथ के पानी को तांदुला तक लाने का विस्तार करने का हमने बजट में योजना बनाई है। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में के जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो शुरू हो सके और सिंचाई क्षमता का यहाँ विस्तार हो सके। इस बीच एक बड़ा परिवर्तन भी किया आपने, मछली उत्पादन को कृषि में सम्मिलित किया। और अगर बात करें आंकड़ों की, जो कृषि फिश के जो बीज है, मछली बीज, उसमें जो छत्तीसगढ़ आता है वो 3रे नंबर पे आता है, लेकिन वहीं मछली के उत्पादन में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। कारण मुझे लगता है कि अब इस दिशा में हम काफी मेहनत कर रहे हैं, विभाग काफी काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मछली की खेती को भी हम खेती का दर्जा देंगे।
मछली उत्पादक किसानों को, जैसे कृषि के किसानों को हम सब्सिडी में बिजली देते हैं, वैसा हम बिजली प्रदान करेंगे। जैसे 0% इंटरेस्ट पे हम लोन देते हैं, हम उस प्रकार से लोन देंगे। बीज में भी हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं और मछली उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ने जा रहा है। मछली को हम रोजगार का बड़ा जरिया बनाना चाहते हैं। मोंगरी करके एक हम नया काम शुरू किए छत्तीसगढ़ में। हम 1000 मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित अपने छत्तीसगढ़ के नौजवान बेरोजगारों को देना चाहते हैं ताकि इस काम में वो लग सकें। और आने वाले समय में आप देखिएगा मछली का उत्पादन भी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा रोजगार का जरिया बनने वाला है और विकास के लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मंत्री रविंद्र चौबे जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। माना सबसे कठिन चुनौती, माना सबसे कठिन चुनौती राह रोकने आई है, फिर भी मानेगी ना हार, सबके साथ खड़ी सरकार, हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। संकट में संबल बनाई, मेहनत को सम्मान दिया, दी फसलों की पूरी कीमत, हर किसान को मान दिया। कोरोना के कठिन काल में मुस्काने आबाद रखी, रोजगार की नई राहों से खुशियां जिंदाबाद रखी, लौटी फिर विकास की धार, सबके साथ खड़ी सरकार, हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। महिलाओं की भागीदारी को पूरा स्थान दिया, बच्चों की शिक्षा में हर एक मुश्किल को आसान किया। पथ व्यापारी बने स्वनिर्भर, ऋण सुविधाएं पूरी दी, देश का दिल रोशन करने की सब कोशिशें जरूरी की, सपने फिर होंगे साकार, सबके साथ खड़ी सरकार, हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार, फिर भी मानेगी ना हार, सबके साथ खड़ी सरकार, हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंत्री जी, जानना चाहेंगे, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी मुख्य योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको सब जगह प्रसारित किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को फलीभूत करने की, लेकिन अगर कहीं देखी जाए परिदृश्य में, कहीं जानवर अभी भी खुले में घूम रहे हैं, गौठानों खाली पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं नरवा गुरुआ का जो 1.5-2 साल में रिजल्ट आना था उतना आ नहीं पाया। क्या आपको लगता है सरकार जो योजना बना रही है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट में कहीं दिक्कत? नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ योजना को शुरू किए हमको अभी चंद महीने हुए हैं। हमारा गोधन न्याय योजना शुरू किए तो 3रा महीना बीत रहा है। गोठान हमारी योजना है, तो छत्तीसगढ़ में हम 11,000 पंचायतों में हमको गोठान बनाना है। अभी तो हम 1/3 बना पाए हैं, अभी निर्माणाधीन है, उसको जोड़ेंगे तो 6,200 गोठान हो रहे हैं। और नाले छत्तीसगढ़ में 35 से 40 हजार नाले हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। आशा ये है कि हमको इन तीनों मुकामों पे काम करने की जरूरत है।
नाला का आशय ये है कि वाटर कंजर्वेशन, हमने लगभग 3,500 नालों का संधारण कर दिया है। गरुआ का आशय ये है गौ सेवा, और गौठान से हमारी शुरुआत हो चुकी है। घुरुआ का आशय है कंपोस्ट। गोधन न्याय योजना के तहत हम 2 रुपये में गोबर खरीदी करने जा रहे हैं। अब आपको जानकर के खुशी होगी, लैंडलेस गरीबों के लिए इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती। हम 2 रुपया किलो दे रहे हैं, हजारों रुपया लोग अर्जित कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपया हम गोपालकों को अभी तक दे चुके हैं। और जब 11,000 गौठानों का हम निर्माण करेंगे और जब वहां गोबर खरीद करके वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, सारे देश के अलग अलग राज्य इसको अब इसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं, अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने जा रहे हैं। और बाड़ी का आशा है कि हमारे यहाँ कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सुपोषण बढ़ाई बनाने का हमारा जो कार्य है वो काफी अच्छे से चल रहा है। ये जरूर आपने कहा कि अभी भी मवेशी सड़कों पे दिखाई देते हैं, लेकिन पहले की तुलना में ये 20% रह गया है। और हमारे सारे गौठानों का जब निर्माण होगा तो ये संख्या एकदम खत्म हो जाएगी। अब लोग गोबर को सहेजने के लिए गौ सेवा करने लगे हैं। पराली जो जलाते थे उसको सहेजने लगे हैं। अब गांव में चरने और बेकार घूमने वाली मवेशियों को भी रोकने लगे हैं। अब अलग अलग जगहों में गौठान आपको दिखने लगा है। थोड़े दिन और वक्त दीजिए, ये चारों योजनाएं हमारी बेहद सफलतापूर्वक संचालित रहेंगी। कोरोना काल गुजरा, बेरोजगारी बट नेचुरल बढ़ी है, कहीं ना कहीं यूथ परेशान है अपनी दिशा को लेकर। वर्तमान में कृषि को जिस हिसाब से प्राथमिकता दे रही है, इससे कृषि के सारे आयामों को राज्य में सराहा जा रहा है। यूथ के लिए क्या ऑप्शन आपको लगता है कि अगर वो कृषि की ओर आकर्षित होकर अपनी आय का स्रोत बना सकता है? 2 अलग अलग बातें हैं। एजुकेटेड जो नई पीढ़ी है उसको खेती की तरफ आकर्षित करना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, धान की खेती को भी हमने 2500 रुपया प्रति क्विंटल दे करके आकर्षक बनाया है। इसलिए लोगों का झुकाव गांव की ओर बढ़ा है। पैसे का फ्लो भी आप देखेंगे तो गांव की ओर बढ़ा है। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम, छत्तीसगढ़ में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में 70 से 80% एम्प्लॉयमेंट तो केवल कृषि से मिलता है। खेती में जो लोग लगे रहते हैं ना, वही सबसे बड़ा रोजगार का जरिया है। और छत्तीसगढ़ में ये और बड़ा जरिया है। और हम एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री हम लगाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर बेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगाना अभी शुरू किया है। राइस बेस एथेनॉल प्लांट की हमने शुरुआत की है। हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और कृषि ही छत्तीसगढ़ के रोजगार का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हम करने जा रहे हैं, और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कृषक हैं। हम छत्तीसगढ़ में इन 2 सालों के भीतर अनेक कृषि महाविद्यालय, अनेक उद्यानिकी महाविद्यालय हम लोगों ने प्रारंभ किया है। सौभाग्य से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये सारी उपलब्धियां रहेंगी जिसको लेकर के हम कृषि का क्षेत्र का विकास करेंगे। कृषि बिल आते ही यहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी इस कानून के अलग, इससे अलग एक कानून बनाएंगे। इसके लिए विशेष सत्र भी आपने बनाया था। क्या रहेगा ये कानून? और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो बिल आया, क्या खामियां नजर आती हैं कि इतने किसान आंदोलित हैं? आप स्वयं पेशे से कृषक हैं, कृषि मंत्री हैं, आपका क्या व्यू है कृषि बिल को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि के कानून लाए, सबसे पहले उसमें किसानों की भागीदारी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं किया गया? तीनों कानून में एक पक्षकार हमारा किसान है, और दुर्भाग्य से तीनों कानून में दूसरा पक्षकार कॉरपोरेट हाउसेज या कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है। और कहीं भी पूंजीपति के सामने हमारा किसान ठहर नहीं सकता। इसलिए किसानों के मन में बड़ी चिंता है। कृषि के बाजार को भी मोदी जी पूंजीपतियों को सौंपने जा रही है। ये सबसे बड़ी चिंता इस देश के किसानों को है। और जिस दिन ये हो गया, छत्तीसगढ़ के किसान और हिंदुस्तान के किसान जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हिंदुस्तान हो गया था, उसी तरीके से पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सारा देश आंदोलित है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम देश के लागू किए कानून को छत्तीसगढ़ में प्रभावी नहीं होने देंगे। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है, कृषि पे हम कानून बना सकते हैं।
इसीलिए हमने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, हमने अपने मंडी में संशोधन विधेयक लाया, हमने कानून बनाया और छत्तीसगढ़ में हमने मैसेज दिया इस तरीके से कानून छत्तीसगढ़ में जो केंद्र का कानून है वो हम लागू करें भी तो हम अपने कानूनों के माध्यम से अपने किसानों का संरक्षण करेंगे। हम उनके लिए क्या मदद हो सकती है अपने कानून में हमने प्रावधान किए और आपको लगेगा हमारे कानून को पारित करने के बाद, हालांकि अभी महामहिम के सिग्नेचर होने की हमें उम्मीदें हैं, अभी प्रतीक्षा है, उसके बावजूद भी लोगों में यह मैसेज चला गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने कानूनों से छत्तीसगढ़ में कृषि की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को संचालित करेगी। इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि केंद्र के कानून के सहारे छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण करने के लिए कोई बड़ी पार्टी यहां आएगी। हम अपने कानूनों के माध्यम से अपने किसानों का संरक्षण देंगे। राष्ट्रीय विषयों पर भी बात करें तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका रहा है, कई सारे मंत्री पद, वर्तमान में संसदीय और विधि कार्य आपके पास हैं। एक जनरल सिनेरियो में अगर बात करें तो संविधान दिवस अभी गुजरा, क्या लगता है देश की ओवरऑल स्थिति की बात करें कि लोकतंत्र कितना बचा है, उसकी रक्षा किस तरह से हो पा रही है या संविधान के नियमों के पालन के हिसाब से चल पा रही है? देखिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो मजबूत है। कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, लगने लगता है कि संविधान की भावनाएं खतरे में जा रही हैं। कभी कभी लगता है कि राजनीति का थोड़ा अवमूल्यन भी होने जा रहा है। पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली तक जो बहस हुआ करती थी, लोगों के बारे में जो जन सरोकार के विषय जो आने चाहिए थे, उस प्रकार की अभी बहसें नहीं हुआ करती। लेकिन ये समय परिवर्तनशील है, लोग सीखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस लोकतंत्र में कभी कोई खामी हो नहीं सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश का ऐसा संविधान बनाया है जिसमें गरीब भी अपने आप को संरक्षित पाता है, अल्पसंख्यक वर्ग भी अपने आप को सुरक्षित पाता है और हर वर्ग की मदद हमारे संविधान के द्वारा होती है। उन राजनेताओं का, उन विद्वानों का हम सम्मान करते हैं और उनके द्वारा बनाए हुए संविधान को कोई, उनकी भावनाओं को कोई खेल नहीं सकता। कभी परिस्थितियां विपरीत आती हैं, लोग अपने अनुरूप डिक्टेटरशिप करने का प्रयास करते हैं, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। आज दिल्ली में किसान आंदोलनरत है, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। लेकिन ये देश गांधी का देश है, गौतम का देश है, अहिंसा के सारे बड़े बड़े आंदोलन यहाँ होते रहे। इसलिए हमें तो बिल्कुल आगे देखना चाहिए। संविधान हमारा सबसे अच्छा है, लोकतंत्र हमारा सबसे पुख्ता और मजबूत है। हम सब लोग, और आजकल तो पढ़े लिखों का जमाना है, और ये लोग भी अगर संविधान को नहीं समझेंगे, प्रजातंत्र में अपनी मूल्यों को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तो कौन समझेगा। इसलिए चिंतित होने का कोई काम नहीं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, लेकिन हर बार हमारा संविधान की ताकत और उनकी भावनाएं उससे उभरती हैं, लोकतंत्र उससे उभरता है और हमेशा हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। अंतिम और प्रश्न, आपके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए काफी लंबा समय देखा है, सन 85 में पहली बार विधायक, उस समय की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या जिस तरह से बहस होती थी, विपक्षियों को लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर होता था, उसके स्तर में लगता है अचानक यूथ में कुछ गिरावट सी आई है या चीजें हुई? क्या है, लोग अध्ययन करते नहीं। मेरा तो सौभाग्य है कि जब मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में गया तो हमारे सामने सुंदरलाल जी पटवा बैठा करते थे, कैलाश जोशी बैठा करते थे, शीतला सहाय थे, बाबूलाल गौर थे, गौरीशंकर सेजवार थे, और हमारे पक्ष में अर्जुन सिंह जी थे, पंडित श्यामाचरण शुक्ला जी थे, माननीय मोतीलाल जी वोरा थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, कृष्णपाल सिंह और श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज हुआ करते थे। हमको तो सीखने का बेहद अवसर मिला है और हम उम्मीद करते हैं पहले और अब में थोड़ा अंतर तो आया है, मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। बहुत जल्दी लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, संघर्ष में जीना नहीं चाहते, और इसीलिए कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमारा ये प्रजातंत्र में ये अवमूल्यन कहीं नुकसान तो नहीं कर देगा। लेकिन फिर से गिरने के बाद लोग संभलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें चिंता करने का कोई कारण नहीं है। इस देश के प्रजातंत्र को हम सबको आगे बढ़ाना है। हम मिलकर काम करेंगे तभी तो देश का निर्माण होगा। राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग हो सकती हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन हमने देखा है आलोचनाओं के बाद भी एक दूसरे से सम्मान करना हम लोग सीखते थे। आज थोड़ी सी उसमें कमी आई है।
इस मूल्यों की गिरावट ये केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, मूल्यों की गिरावट तो हर क्षेत्र में हो रही है, उसका भी कुप्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति का क्षेत्र और लोकतंत्र का क्षेत्र आज भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। हमको और बेहतर की उम्मीद करना चाहिए। ये थे मंत्री रविंद्र चौबे, जो अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर उन्हें विश्वास है कि न लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, भले यूथ में राजनीति में सामाजिक अनेक परिदृश्यों की वजह से थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन वापस से खड़े होने का विश्वास उन्हें है। यूथ के लिए ये मैसेज देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे। मंत्री जी, आपने व्यस्तम समय में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है